हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल? क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ बेटा? हेलो 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 हेलो। कैसे हैं सभी लोग? हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो बेटा, हेलो 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 हेलो। कैसे हो भाई? कैसी चल रही है पढ़ाई? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? क्या हाल चाल भाई लोग? हम्म। हाँ भाई, मैं बढ़िया हूँ बढ़िया हूँ बढ़िया हूँ बढ़िया हूँ। बस बढ़िया हूँ। आप लोग बताइए। करें स्टार्ट? करें स्टार्ट आज का सेशन? तैयार हो? टॉपिक मैंने बता ही रखा है बेटा। आज मैं जो बात करूंगा पूरा आपसे, जो क्वेश्चंस पूछूंगा मैं पूछूंगा आज एटम, न्यूक्लियाई, और यदि समय बचा तो फिर सेमीकंडक्टर। ऐसे चलेंगे। रिवाइज करके बैठे हो? प्रेशर है, बस प्रेशर दूर करने की कोशिश ही इन सेशन से की जा रही है बेटा। एक्चुअल में क्या होता है, हम जब थोड़ा सा अचानक से हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो डर जाते हैं। तो बस वो ही डर हम खोलना चाह रहे हैं अब अच्छे से आपका, है ना? चलो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं भाई। प्रेशर फील करने की जरूरत नहीं है। 300 से 600 हो सकता है क्या सर एक महीने में? अरे यार, यही पूछते रहोगे तो एक दिन पहले भी आपको यही पूछना पड़ेगा। और यदि आप देखो यार, वो बता दिया ना मैंने, हर बार एक ही बात बोलता हूं मैं। यदि आप इसलिए मेहनत करना चाहते हो कि 300 से 600 हो सकता है तो ही आप मेहनत करोगे, तो मत करो। और यदि आपको मेहनत तो करना ही है, चाहे 300 से 600 जाए बहुत अच्छी बात है, ना जाए बहुत अच्छी कोई बात नहीं। तो उस सिचुएशन में तुम्हारे 300 से 600 क्या 650 भी जा सकते हैं। मतलब आपका मोटिव क्या है वो मैटर करता है। आप ये सोचोगे कि नहीं होगा तो ही करूंगा, तो मत करो बेटा, मत करो, रहने दो फिर आप, है ना? अगले साल फिर तैयारी करो। और तो क्या ही कहूं आपको मैं। जिसको करना होता है ना वो करता है, वो पूछता नहीं है। पूछता नहीं है, ये नहीं देखता कि जाएगा या नहीं जाएगा, वो करता है बस। चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं भाई। एटम से शुरू करते हैं। सबसे पहले बताओ, रदरफोर्ड मॉडल जो था उसके ड्रॉबैक क्या थे? क्या चीज मेनली वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड? रदरफोर्ड ने जो न्यूक्लियर मॉडल दिया था, सबसे पहले न्यूक्लियर मॉडल उसी ने बताया कि न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या चीज वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया? स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक्चुअल में उसके अकॉर्डिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन यदि चक्कर लगा रहा है तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, और जब एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो चार्ज पार्टिकल एनर्जी रेडिएट करेगा। इस तरीके से तो वो स्टेबिलिटी होनी नहीं चाहिए थी एटम की। ये उस चीज को एक्सप्लेन मेनली नहीं कर पाया। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह की बातें भी थी, पर मेन रीजन ये था। इसके बाद बोर मॉडल आता है। तो सबसे पहले आप बताओ, बोर सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है? व्हाट इज बोर सेकंड पोस्टुलेट? बोर मॉडल का सेकंड पोस्टुलेट क्या है? बोर मॉडल का सेकंड पोस्टुलेट क्या है? ये सीक्वेंस वाइज याद होने चाहिए भाई, सीक्वेंस वाइज याद होने चाहिए। व्हाट इज सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल?
एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है, ये किसके एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है? किसके एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है? ये जो एम वी आर है, ये किसका एंगुलर मोमेंटम है? हमने रट तो लिया, एम वी आर एच अपॉन टू पाई, एम वी आर एंगुलर मोमेंटम है किसका? एटम का। किसका? किसका एंगुलर मोमेंटम है? एटम का है? इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन का है। हाँ, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है एम वी आर। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आर रेडियस ऑफ ऑर्बिट है जिसमें वो चक्कर लगा रहा है, वो एन एच अपॉन टू पाई के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, ये सेकेंड पोस्टुलेट हो गया। बोर मॉडल के अकॉर्डिंग ये सिर्फ और सिर्फ किन एटम के लिए एप्लीकेबल होगा? बोर मॉडल जो है ओनली किन एटम के लिए एप्लीकेबल होगा? कौन से एटम के लिए एप्लीकेबल होगा? क्या हीलियम के लिए लगाया जा सकता है? क्या बोर मॉडल हीलियम के लिए एप्लीकेबल होगा? यस और नो? हीलियम के लिए एप्लीकेबल होगा? यस और नो? हीलियम के लिए यस, नो 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 नो। वेरी गुड, नो, नहीं एप्लीकेबल होगा। हीलियम प्लस के लिए एप्लीकेबल होगा। वेरी गुड वेरी गुड। हीलियम प्लस के लिए मतलब ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए वैलिड होता है। हाइड्रोजन लाइक मतलब जिसके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो हाइड्रोजन है। हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो हीलियम प्लस बनेगा, उसके लिए वैलिड होगा। लिथियम 2 प्लस के लिए वैलिड होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बताओ, हाइड्रोजन का सेकंड ऑर्बिट जो है, हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? व्हाट विल बी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम? हाइड्रोजन एटम के सेकंड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? h अपॉन टू पाई है, h अपॉन पाई, h अपॉन पाई के आंसर ज्यादा है। NH बाई पाई, ओहो क्या बात है, h अपॉन पाई, h अपॉन पाई सही जवाब है। देखो NH अपॉन टू पाई एंगुलर मोमेंटम होता है, मैं सेकंड ऑर्बिट का पूछ रहा हूं, तो 2h अपॉन टू पाई हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, h अपॉन पाई। वेरी गुड, h अपॉन पाई। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ हीलियम एटम, हीलियम प्लस एंड हाइड्रोजन एटम? हीलियम प्लस का और हाइड्रोजन एटम का एंगुलर मोमेंटम का रेशियो बताना है इन देयर ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में दोनों के अपने ग्राउंड स्टेट में एंगुलर मोमेंटम का रेशियो क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, हीलियम प्लस में और हाइड्रोजन में क्या रेशियो होगा? ग्राउंड ऑर्बिट, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम का रेशियो हीलियम के लिए और हाइड्रोजन के लिए। वेरी गुड वेरी गुड, 1:1। एक्चुअल में एंगुलर मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ एन पे डिपेंड करता है, जेड पे डिपेंड नहीं करता। NH अपॉन टू पाई होता है। तो यदि फर्स्ट ग्राउंड स्टेट की बात करें तो n इक्वल टू 1 है, तो h अपॉन टू पाई है, चाहे कोई भी एटम है, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम? हाइड्रोजन एटम के सेकंड ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सेकंड ऑर्बिट में? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सेकंड ऑर्बिट में? हाँ, थोड़ा सा घुमाया क्वेश्चन, स्लो हो गए तुम लोग। 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी गुड वेरी गुड। एक्चुअल में बेटा हाइड्रोजन एटम की जो सेकंड ऑर्बिट में टोटल एनर्जी होती है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है।
तो काइनेटिक एनर्जी इस टोटल एनर्जी का निगेटिव के बराबर होती है, मतलब इसका मोड होता है। तो -3.4 का निगेटिव करोगे तो 3.4, तो काइनेटिक एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। याद होना चाहिए, ये क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ऐसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्ट यही क्वेश्चन ऐसे ही, व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन इन, या फर्स्ट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। चलो बताओ, what will be ionization energy of हाइड्रोजन एटम? हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेरी गुड वेरी गुड, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, वेरी गुड, ठीक है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, क्योंकि उसकी टोटल एनर्जी जो है वो -13.6 होती है, और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी का निगेटिव। जितना टोटल निगेटिव होता है आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ही पॉजिटिव में होती है, 13.6 हो जाएगा, वेरी गुड। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट में? ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ग्राउंड स्टेट में, हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। 27.2 या -27.2, देखो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, -27.2, -27.2, डबल ऑफ टोटल एनर्जी, वेरी गुड वेरी गुड, टोटल एनर्जी का डबल होती है, टोटल एनर्जी का डबल होती है, वेरी गुड वेरी गुड। अब एक खेल है, सपोज, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, सपोज हमने रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी को 0 लिया है इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ध्यान से सुनना, रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना है, कहां पर? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर। तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगी? व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इफ पोटेंशियल एनर्जी इज अज्यूम्ड 0 इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट? क्या होगी? क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की? घूम गए, घूम गए, कुछ भी आंसर दे रहे हो अब तुम, अब कुछ भी आंसर दे रहे हो तुम लोग। 3.4 ही होगी बेटा, 3.4 ही होगी, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। एक्चुअल में ध्यान से समझो इस बात को, काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी चीज है जो रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती। जो काइनेटिक एनर्जी हमने वैसे याद किया है 0 इन्फिनिटी पर अज्यूम करते हुए, पोटेंशियल को 0 इन्फिनिटी पे अज्यूम करते हुए, जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी देखी है टोटल एनर्जी का उल्टा नेगेटिव करके, एग्जैक्टली वही रहती है। तुम पोटेंशियल में कुछ भी चेंज कर दो, तुम पोटेंशियल कहीं भी 0 मान लो, काइनेटिक एनर्जी 0 जो है वो कहां पे होगी? सॉरी, काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे 3.4 होती है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, वो 3.4 ही रहेगी। अरे यार खुद सोच के देखो ना, तुम रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी बदल दोगे तो क्या उस चीज को देख करके इलेक्ट्रॉन धीरे या तेज चलना स्टार्ट कर देगा? क्या इलेक्ट्रॉन तेज भागने लग जाएगा या धीरे भागने लग जाएगा कि यार उसने रेफरेंस चेंज कर दिया? नहीं ना। तो काइनेटिक एनर्जी को रेफरेंस पोटेंशियल से कोई मतलब नहीं है, हाँ टोटल एनर्जी को मतलब है। चलो बताओ, यदि ग्राउंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पोटेंशियल 0 लेता हूं, यदि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पोटेंशियल 0 लेता हूं तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की? टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? बोलो बोलो बोलो। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी को 0 लूंगा तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? +3.4 हो जाएगी, +3.4, माइनस नहीं, +3.4। टोटल क्या होती है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल,
पोटेंशियल तो 0 ले लिया, और काइनेटिक को कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो 3.4 का 3.4, तो टोटल क्या हो गई 3.4। दिमाग दौड़ाओ, आंसर देने से पहले दिमाग दौड़ाओ थोड़ा सा। क्या ये बात क्लिक कर रही है? क्या ये बात क्लिक कर रही है? टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। पोटेंशियल तो तुमने 0 लिया है वहां पे, तो पोटेंशियल तो 0 हो गया, और काइनेटिक के लिए बोल रहे हैं कि उसको रेफरेंस पोटेंशियल से मतलब नहीं है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की 3.4 होती थी, 3.4 अब होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट की रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या होगी? ऑर्बिटल रेडियस क्या होगी? व्हाट विल बी ऑर्बिटल रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम? ऑर्बिटल रेडियस बताओ। ऑर्बिटल रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम 0.529 एंगस्ट्रॉन। वेरी गुड, 0.529 एंगस्ट्रॉन, या 0.53 एंगस्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, 0.53 एंगस्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ दोनों ही बोल सकते हैं, दोनों 0.529 या 0.53 हो गया लगभग एंगस्ट्रॉन में। ठीक है, और ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी हाइड्रोजन एटम के लिए? ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी हाइड्रोजन एटम के लिए? ये चीजें याद रखने वाली चीजें हैं, मैं कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं बता रहा हूं बेटा। फॉर्मूला होता है रेडियस का 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, फॉर्मूला होता है बस। एन ग्राउंड स्टेट में 1 हो गया, जेड हाइड्रोजन के लिए 1 हो गया काम। ऐसे ही अब तुम्हें स्पीड बतानी है, स्पीड बतानी है ग्राउंड स्टेट में 2.18 इंटू 10 की पावर 6 रटा होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। 2.18 इंटू 10 की पावर 6, लगभग कैलकुलेशन के लिए इसको 2.2 ले लेते हैं, 2.2 इंटू 10 की पावर 6, लेकिन एग्जैक्ट होती है 2.18 इंटू 10 की पावर 6, प्लस में 6 है। स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में कितना होती है ये? स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में ये वैल्यू कितनी होगी? स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऑप्शन में ऐसे मिल जाते हैं, तो हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में इसकी वैल्यू क्या होगी? C बाई 137। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। C बाई 137, C बाई 137 होगी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। C बाई 137 होगी, 37 नहीं 137। ओके 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 ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है इलेक्ट्रॉन की स्पीड कहां ज्यादा होगी, ग्राउंड स्टेट में या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में? इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा कहां होगी, ग्राउंड स्टेट में ज्यादा होगी या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा होगी? ग्राउंड में ज्यादा होगी या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा होगी? स्पीड, स्पीड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी जवाब दे रहे हैं नालायक। अबे भूल गए, फॉर्मूला याद करो यार, फॉर्मूला याद करो स्पीड का। 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड बाई एन, जेड अपॉन एन, एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एन बढ़ाओगे स्पीड घटेगी। सबसे तेज इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में दौड़ता है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड सबसे ज्यादा कहां होती है? ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में सबसे तेज दौड़ता है वो। जैसे जैसे हायर एनर्जी लेवल में, जैसे जैसे हायर ऑर्बिट में जाओगे, वैसे वैसे उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ये सेम ऐसे ही सोलर सिस्टम में भी होता है। जो प्लेनेट सन के जितना पास घूम रहा होता है वो उतना तेज चल रहा होता है, और जो जितना दूर घूम रहा होता है उसकी स्पीड उतना ही कम होती है। अच्छा चलो एक बात बताओ, एक बात बताओ, जब एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से n इक्वल टू 3 में जंप कर रहा है, ध्यान से सुनना, ग्राउंड स्टेट से किसी हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा है, n इक्वल टू 3 तो एग्जांपल लिया, किसी हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा है, लो एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा है, तो उसका जो टोटल एनर्जी है वो बढ़ेगा या घटेगा? n बढ़ाने पर टोटल एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? n बढ़ाने पर टोटल एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा?
एन बढ़ाने पर टोटल एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? कुछ बोल रहे हैं बढ़ेगा, कुछ बोल रहे हैं घटेगा। बेटा अरे यार देखो, आप लैंग्वेज भी सही से नहीं सुनते हो। मैंने बोला कि लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है। अरे हम क्यों n इक्वल टू 1 को, ग्राउंड स्टेट को लो एनर्जी लेवल बोलते हैं? क्यों बाकी एनर्जी लेवल्स को हाई एनर्जी लेवल बोलते हैं? क्योंकि वहां टोटल एनर्जी ज्यादा है, वहां टोटल एनर्जी ज्यादा है, इसको इसलिए हाई एनर्जी लेवल्स बोलते हैं उनको। तो जितना n बढ़ेगा हाई एनर्जी में ट्रांसफर होगा, उतनी ज्यादा टोटल एनर्जी होगी। और n बढ़ाने पर पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा? n बढ़ाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? n बढ़ाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? बोलो बोलो बोलो। n बढ़ाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? वो डिक्रीज होगी, है ना? इंक्रीज होगी, इंक्रीज। लिख, फॉर्मूला लिख। टोटल एनर्जी होती है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। वैसे मैग्नीट्यूड देखा जाए तो n बढ़ाने पर टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, लेकिन ये सारी वैल्यूज निगेटिव की होती हैं। चाहे टोटल एनर्जी की बात हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी की बात हो, ये निगेटिव नंबर होते हैं। टोटल एनर्जी की यदि मैं वैल्यूज बताऊं, -13.6, -3.4, -1.51, -0.85, तो ऊपर जाने पर मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, लेकिन ये माइनस का नंबर है। -13.6 कम होता है, -3.4 ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे n बढ़ता है वैसे वैसे टोटल एनर्जी भी बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का क्या कहते हो? n बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी का क्या कहते हो? बढ़ेगी या घटेगी? n बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। यदि आप ग्राफ देखोगे तो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ऐसे डिक्रीजिंग ग्राफ होता है ऐसे, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का निगेटिव में ग्राफ होता है, इंक्रीजिंग। ऐसे n बढ़ाते हैं तो इंक्रीज होती चली जाती है, हाई एनर्जी लेवल्स है वो। लेकिन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव की होती है। ग्राउंड स्टेट में +13.6, फिर 3.4, फिर 1.51, तो वो घटती जाती है। जितना हम न्यूक्लियस के पास होंगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रखनी पड़ेगी, उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रखनी पड़ेगी। ठीक है, समझ गए? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा हल्का फुल्का कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, आप पेन कॉपी लेके बैठेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका टाइम पीरियड, जो रिवॉल्यूशन का जो टाइम पीरियड है, ग्राउंड स्टेट के टाइम पीरियड का 8 गुना है। एक इलेक्ट्रॉन जो है, किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड ग्राउंड स्टेट के टाइम पीरियड का 8 गुना है। तो वो कौन सा ऑर्बिट है? तो वो कौन सा ऑर्बिट है? यदि ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन का 8 गुना टाइम पीरियड है तो वो कौन सा ऑर्बिट है? सेकंड ऑर्बिट है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सेकंड ऑर्बिट है। बेटा टाइम पीरियड की प्रोपोर्शनलिटी भी याद रख सकते हो या निकाल भी सकते हो। टाइम पीरियड n की पावर 3 के प्रोपोर्शनल होता है, n³/z², n³/z²। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड होता है वो n³ के प्रोपोर्शनल होता है। तो n डबल करोगे टाइम पीरियड 8 गुना हो जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट का 8 गुना है, मतलब n ग्राउंड स्टेट पे n1 होता है तो उसका डबल होगा, डबल होगा। ठीक है, n³ के प्रोपोर्शनल होता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूरा लैंग्वेज में देके पूछा है, मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूं। वहां लैंग्वेज में दिया था कि टाइम पीरियड का रेशियो 1:8 है, तो बताओ व्हाट विल बी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, याद हो तो। बस उसमें यही चेक करना था कि किस में n डबल हो रहा है। जब n डबल करेंगे टाइम पीरियड 8 गुना हो जाएगा, n डबल करेंगे टाइम पीरियड 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन।
हमें बताना है व्हाट विल बी फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, व्हाट विल बी फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी? व्हाट विल बी फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, देख लो, कुछ नहीं, बस पूरा दिमाग का खेल है। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दो 13.6 3.4 ये बोले गलत है बेटा। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहले समझो एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है। जब ग्राउंड स्टेट से हम किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए ना, उसको हम एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का है कि ग्राउंड से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भेजना है, मतलब n=1 से 2 में भेजना है। तो एनर्जी लेवल्स जो होते हैं इनका डिफरेंस हम याद रखते हैं। देखो ग्राउंड स्टेट की 13.6 माइनस में -3.4 -1.51 -0.85 -0.54 ये याद रखते हैं। तो ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का जो डिफरेंस है ना वो भी याद होना चाहिए। दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी को हम फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं। यदि हाइड्रोजन की फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 है तो बताओ हीलियम प्लस का कितना होगा? हीलियम प्लस का फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितना होगा? तुरंत से सोचो और जवाब दो। हाइड्रोजन का हमने पता कर लिया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। व्हाट विल बी फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस एटम? बोलो बोलो बोलो, हीलियम प्लस की फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी? 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, 40.8। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, 40.8। बेटा चाहे टोटल एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे एक्साइटेशन एनर्जी हो, चाहे आयोनाइजेशन एनर्जी हो, सारी एनर्जी Z² टाइम्स हो जाती है। हाइड्रोजन की एनर्जी का Z² टाइम्स हो जाती है, क्योंकि जब टोटल एनर्जी या कोई भी एनर्जी लिखते हैं तो उसके फॉर्मूले में आता है Z²/n²। मतलब दूसरे एटम के लिए, हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम है तो उसके Z का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हीलियम प्लस का Z होता है 2, तो उसका 4 गुना, मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स हो जाएंगे। तो सारी एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएंगे। तो 10.2 का गैप है ना, ये हो जाएगा 40.8 का, 40.8 का हो जाएगा। चलो बताओ हाइड्रोजन एटम के लिए सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होगा? ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन एटम के लिए सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होगा? सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल 12.09 वोल्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, 12.09 वोल्ट, 12.09 वोल्ट होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 12.09। एक्चुअल में क्या है बेटा, एक्साइटेशन पोटेंशियल और एक्साइटेशन एनर्जी में क्या डिफरेंस है? बस एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और पोटेंशियल होगा वोल्ट में डायरेक्ट। जितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी, उसका ई हटा दो, वोल्ट में पोटेंशियल आ जाएगा। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए 12.09, ये गैप याद रखने हैं। ग्राउंड से फर्स्ट में भेजोगे 10.2, ग्राउंड से सेकंड में भेजोगे 12.09, ग्राउंड से थर्ड में भेजोगे 12.75। ये याद रखने होते हैं। नहीं याद है तो याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस में डायरेक्ट काम आते हैं। उस समय ऐसा नहीं बैठ के हम सोल्व करके निकाल लेंगे, सर हम डिफरेंस कर लेंगे, इतना हमें कैलकुलेशन आती है। नहीं, याद होना चाहिए। 10.2, 12.09, 12.75 डायरेक्टली याद होना चाहिए, डायरेक्टली याद होना चाहिए। ठीक है, हाँ, चलो चलो चलो। और यदि हीलियम प्लस के लिए निकालना है तो 4 गुना कर देंगे सबको। लिथियम 2+ के लिए निकालना है तो 9 गुना कर देंगे सबको, 9 गुना कर देंगे। ओके, हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ये बताओ, बामर सीरीज जो होती है, सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज कहां से कहां जंप होती है? मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करेगा तो सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज होगा। एमिशन स्पेक्ट्रम की सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, एमिशन स्पेक्ट्रम की सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज कहां से कहां जंप होता है? कहां से कहां जंप होता है?
4 to 2 बेटा 3 to 2 पहली लाइन है। बामर सीरीज की लाइन, बामर का मतलब n=2 में आएगा। कहां से? यदि पहली लाइन है तो 3 से 2 में आएगा, दूसरी लाइन है तो 4 से 2 में आएगा, तीसरी लाइन है तो 5 से 2 में आएगा। मतलब ऐसे बढ़ते चले जाओ और आएगा 2 में। बामर सीरीज है 2 में आएगा, लाइमन सीरीज है 1 में आएगा, पास्सन सीरीज है 3 में आएगा, ब्रैकेट सीरीज है 4 में आएगा। फिर ऐसे काउंट करते चले जाओ। ठीक है, क्लियर? बामर सीरीज जो होती है, बामर सीरीज की जो वेवलेंथ होती है या बामर सीरीज की जो एनर्जी होती है वो कौन से रीजन में आती है? अल्ट्रावोलेट, इंफ्रारेड, विजिबल या बस ये 3 ऑप्शन है। कौन से रीजन में आती है बामर सीरीज की? बामर सीरीज की एनर्जी कौन से रीजन में होती है? विजिबल रीजन में होती है, विजिबल रीजन में होती है। यूवी वाले गलत जवाब दे रहे हैं, इंफ्रारेड वाले गलत। बेटा लाइमन सीरीज की एनर्जी अल्ट्रावोलेट में होती है, यूवी में। लाइमन सीरीज की एनर्जी यूवी में होती है, बामर सीरीज की एनर्जी विजिबल होती है, और पास्सन सीरीज की एनर्जी इंफ्रारेड में होती है, कम होती है। ये बहुत हेल्प करता है। हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम है इसकी वेवलेंथ किस रेंज में होती है, लगभग कितनी होती है। विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ लगभग कितनी होती है। ये काम आती हैं चीजें। मान लो ऑप्शन में दे दिया तो कैलकुलेट नहीं करेंगे उसको, हमें आइडिया से टिक करना होता है कि अच्छा ये विजिबल में है। कहां से कहां होती है? लगभग 300 से 700, 350, 700, 400, 700 जो बोल दो, मतलब लगभग 400 से 700 नैनोमीटर या 4000 से 7000 एंगस्ट्रोम के बीच में होती है। 4000 यूज करो तो एंगस्ट्रोम में, 300, 400, 400, 700 यूज करो तो नैनोमीटर में है। यह विजिबल होता है। तो यूवी लाइट का जो वेवलेंथ है वो इससे क्या होगा? यूवी लाइट की वेवलेंथ इससे क्या होगी? ज्यादा होगी या कम होगी? यूवी लाइट की वेवलेंथ विजिबल से ज्यादा होगी या कम होगी? यूवी लाइट की वेवलेंथ विजिबल से ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी, कम होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। ज्यादा नहीं होगी ना लायको, कुछ बच्चे दे रहे जवाब ज्यादा होगी। बेटा वेवलेंथ बढ़ाते हैं एनर्जी घटती है। यूवी लाइट ज्यादा एनर्जी की होती है और विजिबल लाइट कम एनर्जी की होती है। तो यूवी लाइट की वेवलेंथ और कम होगी, इंफ्रारेड की वेवलेंथ ज्यादा होगी, इंफ्रारेड की वेवलेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर? ओके। रेंज एनसीईआरटी टेबल में दिया हुआ, बिल्कुल दिया हुआ है, बिल्कुल दिया है। ईएम वेव में, ईएम वेव में दिया हुआ है, करवाया हुआ अभी आपको। ठीक है, हाँ। चलो एक और बताओ, एक और बताओ। लीस्ट या सॉरी हाईएस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट वेवलेंथ जो होगी पास्सन सीरीज की, हाईएस्ट वेवलेंथ पास्सन सीरीज की कहां से कहां जंप करने पे होगी? मैं कैलकुलेशन अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं। पास्सन सीरीज की हाईएस्ट वेवलेंथ कहां से कहां जंप करने में आएगी? इलेक्ट्रॉन के कहां से कहां जंप करने में हाईएस्ट वेवलेंथ आएगी? पास्सन सीरीज मतलब देखो, लाइमन 1 में, बामर 2 में, पास्सन 3 में, मतलब 3 तो आएगा इसमें, पक्का है 3 तो आएगा। अब हाईएस्ट वेवलेंथ है तो 4 से 3 आएगा या इनफाइनाइट से 3 आएगा? 4 से 3 आएगा या इनफाइनाइट से 3 आएगा? सोचो 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 बेटा। ये जो हड़बड़ाहट कर रहे हो ना तुम, और ये जो गलत जवाब दे रहे हो, मेन एग्जाम में भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। हम हड़बड़ाहट में, और ये क्वेश्चन, और जल्दी करो, टाइम टिक टिक टिक, जो घड़ी चलती है ना, 3 घंटे नहीं दिखते, 180 मिनट नहीं दिखते, सीधा 179 उल्टा टाइम बहना लगता है, और वो इतना फास्ट जाता है और हमारी हड़बड़ाहट बढ़ती चली जाती है। इसीलिए तुरंत से चीजों को पढ़ के रिएक्ट करना, जवाब देना सीखो। तो 3 तो समझ में आ गया, लेकिन हाईएस्ट वेवलेंथ पूछा, सॉरी मैंने हाईएस्ट वेवलेंथ पूछा। हाँ, हाईएस्ट वेवलेंथ पूछा तो मतलब लोवेस्ट एनर्जी है, एनर्जी सबसे कम होगी, और सबसे कम एनर्जी मतलब 3 के जस्ट बाजू वाली, 4 से 3, 4 से 3। हाईएस्ट वेवलेंथ मतलब लोवेस्ट एनर्जी गैप, तो 4 से 3 आएगा पास्सन सीरीज का। ठीक है, ओके।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो एक अब कुछ न्यूक्लियाई के क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ न्यूक्लियाई के क्वेश्चन पूछते हैं। एक बात बताओ, यदि एक न्यूक्लियस के मास नंबर को डबल कर देता हूं, ध्यान से सुनना, न्यूक्लियस के मास नंबर को डबल कर दूंगा तो उसके रेडियस ऑफ न्यूक्लियस में कितने गुना हो जाएगी? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितने गुना हो जाएगी? यदि मास नंबर को मैं डबल कर दूंगा तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितने गुना हो जाएगी? मास नंबर डबल कर दूंगा, ए डबल कर दूंगा, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगी, कितने गुना हो जाएगी? बोलो। कुछ भी जवाब दे रहे, कुछ भी, कोई 1/2, कोई पता नहीं क्या क्या जवाब दे रहे। हाफ हो जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 2 टाइम्स, 2 की पावर 1/3 टाइम्स। अबे नालायक, सेम बोल रहे हैं, हद हो गई बेटा। ऑर्बिट की जो रेडियस होती है वो ए की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल। सबसे पहला ही न्यूक्लियाई में यही है, साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो मास नंबर के पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होती है, ए की पावर 1/3। अब ए डबल करोगे तो 2 की पावर 1/3 टाइम्स हो जाएगी यार, कितना आसान तो है। लाइव हैं, लाइव हैं, लाइव हैं, हाँ ठीक है, ओके ओके। सेशन को लाइक किया नहीं किया तुम लोगों ने? अरे अभी तक सेशन को लाइक भी नहीं किया तुमने, मैं देख पा रहा हूं, है ना? सेशन को लाइक भी नहीं किया आप लोगों ने अभी तक, हैं? कर दिया ना 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 ना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स क्या होते हैं? व्हाट इज आइसोटोप्स? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। और प्रोटॉन कैसे पता करते हैं कि इसमें कितने प्रोटॉन है? कैसे पता करेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे पता करते हैं? आइसोटोप्स होते हैं सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन कैसे पता करेंगे? जेड से, जेड से, जेड, वेरी गुड। और जेड कहां लिखा रहता है? जब न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेशन होता है एक्स, तो जेड कहां लिखते हैं? जेड कहां लिखते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है जेड नीचे लिखा होता है, जेड नीचे होता है। ऊपर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ऊपर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना? मास नंबर होता है, मास नंबर होता है, वेरी गुड, वेरी गुड। मास नंबर होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? यदि मान लो हमें एक्स जेड ए दे रखा है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, कैसे निकालेंगे? ए माइनस जेड, जेड माइनस ए कर रहा है, ए माइनस जेड, ए माइनस जेड। मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल नंबर होता है। चलो एक बात बताओ, मास नंबर जो है ए, उसका यूनिट क्या होगा? ए का यूनिट क्या होगा? ए का यूनिट, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट एमयू, केजी, यूनिट लेस होता है नालायक, वो मास नंबर है, वो नंबर है, वो नंबर। दैट इज सिंपल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। नंबर है, काउंटिंग है वो। जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड है, ऐसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ए होता है, मास नहीं होता है वो। यदि उससे मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे? यदि मास नंबर ए है तो लगभग उस न्यूक्लियस का मास कितना होगा? यदि मास नंबर ए है तो लगभग उस न्यूक्लियस का मास कितना होगा? कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई बाई केजी, मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे लगभग। ए मास नंबर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम ले लेते हैं तो एम मान लेते हैं, तो उस एम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाकर के मास आता है। मास नंबर मास नहीं देता है, उसको मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करने पे मास आता है।
है ना? तो एक बात बताओगे, न्यूक्लियस के मास में और एटम के मास में क्या डिफरेंस है? न्यूक्लियस के मास में और एटम के मास में क्या डिफरेंस है? सेम ही चीज है क्या? एक एटम का मास, एक न्यूक्लियस का मास सेम ही चीज है क्या? सेम चीज है क्या? है? 10⁵ का फर्क है। ये भगवान बेटा, एटम में न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। एटम में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों काउंट होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस में सिर्फ न्यूक्लियस है। मतलब इनके एटम के मास में से न्यूक्लियस का मास हटाओगे तो इलेक्ट्रॉन का मास निकल के आ जाएगा। मान लो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा। ठीक है? ठीक है? ओके। एटम के मास में इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूक्लियॉन्स दोनों का मास काउंट होता है। ये मास डिफेक्ट क्या होता है? मास डिफेक्ट क्या होता है? किसी न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट से क्या मतलब है? किसी न्यूक्लियस के मास डिफेक्ट से क्या मतलब है? कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं मास डिफेक्ट? किसी न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे? mc² से मास डिफेक्ट निकालेंगे। वेरी गुड। एक्सपेक्टेड मास माइनस ऑब्जर्व्ड मास। एक्सपेक्टेड मास माइनस ऑब्जर्व्ड मास। एक्सपेक्टेड तो क्या होता है? सुन लो ध्यान से, मेरी बात सुन लो, नहीं पता है तो बता देता हूं। हमने जब न्यूक्लियस में देखा कि यार इसमें Z प्रोटॉन है और A-Z न्यूट्रॉन है, मान लो N न्यूट्रॉन है, Z प्रोटॉन N न्यूट्रॉन, तो तरीके से उस न्यूक्लियस का मास क्या होना चाहिए? Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन एंड N इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। इनको टोटल कर दो, ये टोटल उसका मास होना चाहिए। इसको हमने बोला एक्सपेक्टेड मास। लेकिन हमने जब ऑब्जर्व किया कि भाई पूरे एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन का हटा दो तो बचा हुआ किसका हो गया? न्यूक्लियस का। हमने ऑब्जर्व किया कि यार ये मास कम आ रहा है, जो ऑब्जर्व मास था वो कम मिल रहा था। ठीक है ना? तो ये जो डिफरेंस है ना, एक्सपेक्टेड मास और ऑब्जर्व मास का डिफरेंस, दैट इज मास डिफेक्ट। दैट इज मास डिफेक्ट। ठीक है? एक्सपेक्टेड मास और ऑब्जर्व मास का डिफरेंस। और इससे बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं? इस मास डिफेक्ट का यूज करके बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे? बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी Δmc²। जितना ज्यादा मास डिफेक्ट उतना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी, जितना ज्यादा मास डिफेक्ट उतना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी Δmc² से। मतलब c² से मल्टीप्लाई कर देंगे यदि kg में मास है तो। यदि AMU में मास है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? AMU में मास है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यदि मास डिफेक्ट जो है AMU में है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 931.5 से, लगभग 931 लिख सकते हो या 931.5। और एनर्जी किस में आएगी? एनर्जी किस में आएगी? जूल में। एनर्जी किस में आएगी? जूल में। बोलो बोलो बोलो। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वेरी गुड वेरी गुड। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं। ये भगवान क्या कर रहे हो? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। 931 मास को लिखोगे AMU में, मास को लिखोगे AMU में और 931.5 से मल्टीप्लाई करोगे, एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है? वैसे एक बात बताओगी, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं? एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं? है भाई, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं? 10 की पावर 6। 10 की पावर 6। वेरी गुड वेरी गुड। 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 होते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वैसे जूल बड़ा है या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं पूछ रहा हूं मैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल एनर्जी बड़ी यूनिट है या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट? जूल बड़ी यूनिट है या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट?
जूल बड़ी यूनिट है या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट? मेगा हो गया ना, उसमें तो एम लग गया ना। हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है। नालायको, एक जूल, जूल पहले तो एक बात बताओ, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे बदलते हैं? जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे बदलते हैं? जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे बदलते हैं? चलो जल्दी बोलो, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे बदलते हैं? क्या करें, क्या करें? ई से मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड? एक 12,400 कहां से आ गया यार, कहां से आते हो तुम? किससे? ई से मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं? डिवाइड होगा। जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए ई से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं। कंफ्यूज मत हो बेटा, यही तो गड़बड़ करते हो यार। क्या सिखाया है? एक ई वी, ध्यान से सुन, 1 EV। तुझे क्या करना है, ई की वैल्यू पुट करेगा तो ये जूल में बन जाएगा। तो इसका मतलब जूल में बनाने के लिए ई से मल्टीप्लाई किया जाता है, जूल में बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। लेकिन हम कर रहे हैं उल्टा, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बना रहे हैं तो इसे डिवाइड करेंगे। इसे क्या करेंगे? डिवाइड। और ई में होती है 10 की पावर -19, -19। जब ये ऊपर आएगा तो +19। मेगा वेगा इसके सामने कुछ नहीं है, मेगा वेगा इसके सामने कुछ नहीं है। जूल जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी बहुत बड़ी यूनिट है और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी बहुत बड़ी यूनिट है। मेगा में तो 6 ही तो पावर लेगा, ये तो 10 की पावर 19 में आ रहा है। तो बड़ा यूनिट कौन है? जूल। जूल बहुत बड़ी यूनिट है एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कंपैरिजन में। ठीक है? क्या क्या याद रखोगे? जब भी हमें एनर्जी कन्वर्जन करना होता है तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटी यूनिट है, एनर्जी ज्यादा आएगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटी यूनिट है, एनर्जी ज्यादा आएगी, तो ई से डिवाइड करेंगे, ई से डिवाइड करेंगे। यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है तो जूल बड़ी यूनिट है तो नंबर छोटा आएगा, तो ई से मल्टीप्लाई करेंगे। ई बहुत छोटा नंबर है, ई बहुत छोटा नंबर है। ठीक है? क्लियर? बोलो 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 बोलो, क्या ये बात क्लियर हुई बेटा? चलो चलो चलो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक एएमयू मास कितने एनर्जी के इक्विवेलेंट है? एक एएमयू मास कितनी 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 एनर्जी के इक्विवेलेंट है? एक एएमयू के, बेटा मास को एनर्जी में बदलना है तो mc² वाला फॉर्मूला लगाओ। हाँ, मास एएमयू में रखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 931.5 से। अब मास तो एक है, एक एएमयू, तो एक हो गया, तो 931.5 कितना आ गया? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक एएमयू मास 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। ठीक है? और 1 kg मास कितने एनर्जी के बराबर है? देखते हैं कितना दिमाग लगाते हो। 1 kg मास कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट है? 1 kg मास कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट है? सोचो, 1 kg मास कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट है? अरे c² से मल्टीप्लाई कर दे नालायक। mc² होता है ना, तो m तो 1 kg हो गया, c² से मल्टीप्लाई कर, सीधा जूल में आंसर आएगा। c² के बराबर, c² मतलब 9 गुना 10 की पावर 16, 3 गुना 10 की पावर 8 का स्क्वायर, 9 गुना 10 की पावर 16, बस 9 गुना 10 की पावर 16 जूल के बराबर है। 9 गुना 10 की पावर 16 जूल के बराबर है। सिंपल। जब तक फास्ट सोचोगे नहीं तब तक फास्ट स्पीड बनेगी नहीं क्वेश्चन सोल्व करने की।
बेटा फोन को सामने रख के पेन कॉपी लेके बैठ, ये सोच के एग्जाम है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं एग्जाम का, तुम्हें उसको क्वेश्चन अप्लाई करना है। पेन कॉपी लेके बैठ, फॉर्मूला लिखा एम सी स्क्वायर, एम को एक पुट कर सी स्क्वायर, तुरंत आंसर आएगा। दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ा पा रहा तो पेन दौड़ा ले, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? ये छोटी छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं इनमें से मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस जो नीट में पूछे गए हैं, वो ही कंसेप्ट पूछे जा चुके हैं। अब उसमें एग्जाम में क्या करेगा, 1 kg की एनर्जी ना पूछ के 1 ग्राम की पूछ लेगा, तो क्या बड़ी बात हो जाएगी। 1 ग्राम मतलब 10⁻³ kg, तो 10⁻³ से और मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मिलीग्राम की पूछ लेगा तो 10⁻6 हो जाएगा। यही तो करेगा। तो पहले 1 kg की निकालना सीख, फिर 1 ग्राम की भी सीख जाएगा, 1 मिलीग्राम की भी सीख जाएगा। लेकिन उसके लिए पेन चलाना पड़ता है ना, लेकिन वो तो हमसे नहीं होता साहब। हम तो सब बैठ के ऐसे सर ऐसे सोच के जवाब देंगे, जैसे आप सोच के क्वेश्चन पूछ रहे हो हम ऐसे जवाब दे देंगे, ऐसा नहीं होता भाई। उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, घिसना पड़ेगा खूब सारा, तब जाके ये इस लेवल पे पहुंचोगे। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। यदि मास नंबर का रेशियो 1:8 है, ध्यान से सुनना, मास नंबर का, 2 न्यूक्लियाई हैं जिनका मास नंबर का रेशियो 1:8 है, तो इनके डेंसिटी का रेशियो क्या होगा। मास नंबर का रेशियो 1:8 है, तो इनके न्यूक्लियस की डेंसिटी का रेशियो क्या होगा, बता। न्यूक्लियस की डेंसिटी का रेशियो क्या होगा। 1:1 होगा, 1 वेरी गुड। यही क्लिक करने की चीजें हैं कि डेंसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मास नंबर से इक्वल होती है। और रेडियस का रेशियो क्या होगा, रेडियस का रेशियो क्या होगा, रेडियस का रेशियो क्या होगा। मास नंबर का रेशियो 1:8 है, रेडियस का रेशियो क्या होगा, रेडियस का रेशियो क्या होगा, 1:2 होगा, 1:2। मास 18 है, तो 8 का क्यूब रूट करोगे, 8 की पावर 1/3, 8 का क्यूब रूट, ठीक है ना, तो 2 आ जाएगा, तो 1:2, 1:2। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके, एक बात बताओ, गामा डीके जब होता है, गामा डीके, रेडियो एक्टिव डीके समझते हो, गामा डीके, गामा डीके जब होता है तो प्रोटॉन का नंबर कितना से घटता है। गामा डीके में प्रोटॉन का नंबर कितने से चेंज होता है। चश्मे से क्या लेना है नालायक, हद हो गई है। ले तू रख ले, ले। हाँ, कितने से चेंज होता है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने से चेंज होते हैं, चेंज नहीं होते। गामा डीके में ना प्रोटॉन का नंबर चेंज होता है, ना ही न्यूट्रॉन का नंबर चेंज होता है, ना ही मास नंबर चेंज होता है, कुछ चेंज नहीं होता। गामा डीके में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी रिलीज होती है। गामा डीके क्या होता है कि जब कोई भी अल्फा बीटा डीके के बाद में जो न्यूक्लियाई होते हैं, कई बार क्या होते हैं अपने हायर एनर्जी लेवल में होते हैं, तो वहां से वो लो एनर्जी में आने के लिए फोटोन रिलीज करता है। तो ना मास नंबर चेंज होगा, ना ही प्रोटॉन का नंबर चेंज होगा, ना ही न्यूट्रॉन का नंबर चेंज होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अल्फा डीके में मास नंबर कितने से चेंज होता है, अल्फा डीके में मास नंबर कितने से चेंज होता है, अल्फा डीके में। बस देखो, अल्फा बीटा डीके में इतना ही याद रखना है आपको ज्यादा। अल्फा डीके में मास नंबर कितने से चेंज होता है, 4 से घटता है, 4 से घटता है, डिक्रीज बाय 4। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, डिक्रीज बाय 4, डिक्रीज बाय 4। और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर अल्फा डीके में एटॉमिक नंबर कितने से चेंज होता है, एटॉमिक नंबर कितने से चेंज होता है, डिक्रीज बाय 2, डिक्रीज बाय 2। अरे पता है नीट में तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अल्फा पार्टिकल जो होता है, इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन होते हैं, अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन होते हैं।
अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन होते हैं? 2 प्रोटॉन होते हैं, 4 नहीं, 4 नहीं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। 2 प्रोटॉन 2 ही न्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है? अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है? अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है? 2। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश बेटा, 2 kg है ना, 2 kg है ना, 2 2 हो गया, 2 kg है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। 2 क्या है? 2 मास है सर, चार्ज है सर, 2 कुलाम, 2 कुलाम, ओके, 2 कुलाम चार्ज है ना। 2e बोलो, हाँ 2e सही जवाब है, 2 नहीं 2e। और मास कितना होता है? 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। देखो मैं ये इतना इसलिए डांटता इसलिए हूं इन चीजों के लिए क्योंकि एग्जाम में भी तुम एग्जैक्टली यही करते हो, बस 2 लिख देते हो, ई को भूल जाते हो। भाई ई की अपनी एक वैल्यू है, भूलना नहीं है उसे। ई अपना एक वैल्यू रखता है, भूलो नहीं उसे। मास 4 नहीं होता है, 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन होता है, उसको रखो मास ऑफ प्रोटॉन। चलो अब बताए दो तो एक बात बताओ, एक प्रोटॉन जो है उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है? एक प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालोगे, कितनी होती है? व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए प्रोटॉन? व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए प्रोटॉन? बाईस मार्च से आईपीएल शुरू हो रहा है, सिग्मा बॉय कह रहा है। हाँ बेटा, वेरी गुड। देखो आपकी रोजी रोटी उसी से आती है, आपको ज़िंदगी में वो ही कमा कमा के देंगे, दूसरों के पैसे से तुम बड़े हो करोगे। देखो बेटा आईपीएल देखो, एग्ज़ाम तो क्या हर साल आता रहता है। देखो बेटा, वेरी गुड, सिग्मा बॉय, नाम ही देखो इसलिए तुम्हारा सिग्मा बॉय है ना। वेरी गुड। हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा था तो भूल ही गया। कैसे निकालेंगे प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी, कैसे निकालेंगे? प्रोटॉन का मास मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। अच्छा, एक्सपेक्टेड मास माइनस ऑब्जर्व्ड मास। वेरी गुड जीत बहादुर यादव, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड स्वामी विश्वास, बहुत बढ़िया। जीरो होती है, जीरो। प्रोटॉन इंडिपेंडेंटली मूव करता है, वो कोई कहीं बाउंड नहीं है। प्रोटॉन थोड़ा बाउंड है भाई, हीलियम का अपना बाइंडिंग एनर्जी तब होती है जब मल्टीपल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एक साथ इकट्ठे किए जाते हैं। इंडिपेंडेंट जो प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इनकी कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं होती है। इंडिपेंडेंट जब होते हैं ये, इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी तब होगी जब वो किसी एटम के अंदर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होता है। इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन 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 अकेला प्रोटॉन है, न्यूक्लियस में कैसे प्रोटॉन है, कहां है बाइंडिंग एनर्जी? किससे अलग करोगे प्रोटॉन को, कहां से अलग करोगे, किसमें से उखाड़ोगे प्रोटॉन? प्रोटॉन तो इंडिपेंडेंट है, न्यूट्रॉन इंडिपेंडेंट है, तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी जीरो होती है। हम बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की तब बात करते हैं जब मल्टीपल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स साथ होते हैं, तो उन न्यूक्लियॉन्स को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, समझ गए? ये काम आती है भाई क्वेश्चंस में। अब एक बात बताओ, एक रिएक्शन है, कुछ रिएक्टेंट है, कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, आपको उसकी क्यू वैल्यू निकालनी है, रिएक्शन की क्यू वैल्यू, एनर्जी कितना रिलीज होगी ये निकालना है। एक रिएक्शन की एनर्जी रिलीज निकालनी है, आपको उन सब की बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है, रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है, प्रोडक्ट की टोटल बाइंडिंग एनर्जी। कैसे निकालोगे क्यू वैल्यू, रिएक्शन की क्यू वैल्यू कैसे निकालोगे यदि हमें बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है? यदि हमें बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो कैसे आप उससे क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन निकालोगे? बोलो कैसे निकालोगे? मतलब मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है, प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी में से रिएक्टेंट की माइनस करोगे या रिएक्टेंट की में से प्रोडक्ट की माइनस करोगे? P माइनस आर या R माइनस पी, सिंपल।
P माइनस आर या R माइनस पी, P माइनस आर या R माइनस पी। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, याद कर लो बेटा, याद कर लो। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की माइनस करेंगे, ठीक है। यदि हमें मास डिफेक्ट से निकालना हो, यदि हमें बाइंडिंग एनर्जी किससे निकालनी हो, मास डिफेक्ट से, तो कैसे निकालेंगे? तो फिर हम रिएक्टेंट के मास में से प्रोडक्ट का मास माइनस करेंगे, रिएक्टेंट के मास में से प्रोडक्ट का मास माइनस करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? बाइंडिंग एनर्जी से प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी माइनस करेंगे। मास डिफेक्ट से निकालना हो तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर। इसका लॉजिक समझा देता हूं फिर से एक बार बेटा। एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी रिएक्शन होती है उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इधर मास था, इसमें से कुछ मास नया बना और एनर्जी रिलीज हुई, तो जो एनर्जी रिलीज हुई है एक्चुअल में मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा। तो रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा मास रहा होगा, प्रोडक्ट कम मास का बना, तो डिफरेंस था वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट के मास का डिफरेंस निकालो इनटू सी स्क्वायर। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअल में उसके पास होती नहीं है। मान लो ए से बी बन रहा है, तो ऐसा नहीं है कि एक की बाइंडिंग एनर्जी उसके पास है, नहीं, दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी यदि उसके पास होती तो वो बाउंड क्यों रहता? बाइंडिंग एनर्जी एक प्रकार से कर्जा है उसके ऊपर। तो पहले मान लो किसी पे 1 लाख का कर्जा है, अब उस पर 1.5 लाख का कर्जा हो गया, तो उसने कितने पैसे उड़ा दिए? उसने 50,000 और उड़ा दिए। तो कभी भी वो खर्चा करेगा तो और कर्जे में डूब जाएगा। सेम ऐसा ही बाइंडिंग एनर्जी के साथ है। ए से बी बना तो बाइंडिंग एनर्जी इसकी ज्यादा होगी प्रोडक्ट की, तो इसका मतलब इसने और कर्जा कर लिया। तो हम प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी माइनस करते हैं, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी माइनस करते हैं। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? बोलो 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 बोलो, क्या ये बात क्लियर है? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। डन? ठीक है सर, सेमीकंडक्टर पूछिए। सेमीकंडक्टर के लिए अगला सेशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, 1 घंटा हो गया अपने को, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। लेकिन कुछ मैं ये देख पा रहा हूं कि बहुत से बच्चों के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, लेकिन अभी भी 20-25% बच्चे ऐसे हैं जिनके कंसेप्ट डगमगा रहे हैं। बेटा बस आता तुम्हें है, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं तुम्हें आता नहीं है, लेकिन हड़बड़ाहट में गलतियां कर रहे हो, बस वो गलतियां बंद कर दो। इस सेशन के थ्रू मैं चाहता हूं कि कम से कम आपके निगेटिव मार्किंग को मिनिमाइज कर सकूं। निगेटिव मार्किंग जितना आप करते हो, आते हुए गलत करते हो ना, उसको कम कर सकूं, और छोटे छोटे कंसेप्ट जहां हिले हुए हैं उनको मजबूत किया जा सके। ओके ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। सेशन को लाइक जरूर करके जाना ना, लाइक हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार। बाय बाय।